हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं मेरे वीडियो में बताते रहता हूँ आपको, इंस्टाग्राम पे भी मैं छोटे मोटे रील्स बनाते रहता हूँ जिसमें मैं आपको जापान के कल्चर के बारे में, यहाँ के सिस्टम के बारे में बताते रहता हूँ। और काफ़ी जो नेगेटिव लोग हैं वो इसको एज अ कंपेरिजन बोल के लेते हैं, बट जो लोग सीरियसली जापान में आने का प्लान कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब का भी सोच रहे हैं, उनको उन चीज़ों के बारे में पता है और वो उसको पॉजिटिव वे से लेते हैं। और जो मैंने न्यूज़ देखी दोस्तों, वो देख के मैं टोटली शॉक हो गया कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ वो चीज़ें, और वो अभी होना चालू हो गई जापान में। लास्ट वीक जापान में कोई टूरिज्म इंडियन ग्रुप आए थे घूमने के लिए। अब येन गिरा हुआ है तो काफ़ी लोग घूमने के लिए आ रहे हैं जापान में। इंडियन लोग तो बहुत ज़्यादा आ रहे और आते 10-12 दिन के लिए, और यहाँ का सिस्टम पता नहीं है, कल्चर पता नहीं है, यहाँ पे कैसे होता है वो कुछ पता नहीं, बस घूमने के लिए आ जाओ, इतना उनका पर्पस होता है। तो वो जो ग्रुप आए थे उसमें से एक लेडी ने यहाँ पर की थी शॉप लिफ्टिंग, यानी दुकान में से सामान चुराना। तो उनका कुछ 7-8 दिन का 10 दिन का कुछ ट्रिप था, उसमें बड़ा ग्रुप था। तो कितने नंबर थे वो ग्रुप में मुझे पता नहीं, बट उसमें से एक लेडी, जो सुवेनियर शॉप्स होते हैं यहाँ पे, जब भी आप साइट सीइंग प्लेस पे जाते हो तो वहाँ पे दुकान होती है सुवेनियर्स की, आप कुछ भी चीज़ें वगैरह खरीद सकते हो। तो वहाँ पे कोई स्टाफ होता है ना, सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है, कोई कैमरे लगे नहीं होते, कोई सेंसर लगे नहीं होते। जापान जाता है ट्रस्ट के लिए कि भाई तुम वो चीज़ें ले रहे हो, काउंटर पे पेमेंट करके फिर ले जा रहे हो। आप वैसे भी उसको ले जा सकते हो, बट जापान में ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मॉल्स भी ऐसे हैं ना, वहाँ पे सेंसर भी नहीं है और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। आप सामान उठा के निकल भी सकते हो, बट जापान में कोई भी ऐसा नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। बट कुछ ऐसी टूरिस्टिक जगह होती है जहाँ पर उनको पता है फॉरेन लोग ऐसे हरकतें करते हैं, तो वो रखते हैं सिक्योरिटी गार्ड, सेंसर वगैरह लगाते हैं। बट ये शॉप में वो लेडी ने सामान चुराना चालू कर दिया, और वो जो वहाँ पे काउंटर पर लेडी थी उसके नज़र में आ गई वो बात, और उसने उसको रोका, पकड़ा। तो उसने फिर पुलिस को बुलाया। हद तो इन्होंने तब पार कर दी कि भाई पुलिस को भी इसने ब्राइब देने की कोशिश की, भाई तुम पैसे ले लो और मुझे छोड़ दो। यानी जो इंडिया में हमारा होता है ना कि किसी ने आपको पकड़ लिया, ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया है, कोई पुलिस ने, दे दो कुछ पैसे, छोड़ दो भाई। उन्होंने वो टेक्निक यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश की। भाई जापान की पुलिस मान जाएंगे, छोड़ देंगे। भाई यहाँ पे नहीं होता ऐसा। भाई तुम जापान में टोक्यो में घूम रहे हो और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, पुलिस को, यहाँ जापान की पुलिस को ब्राइब दे रहे हो। पूरी दुनिया में जापान की पुलिस जानी जाती है उनके काम से और उनके नो करप्शन पॉलिसी से और उनके पोलाइटनेस से, और उनको तुम ब्राइब दे रहे हो। तो वो पुलिस वाले ने, तो उसने ये बोला कि हम इंडियन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जापान में इंडियन लोगों को बहुत मानते हैं, तो आप इंडिया से आए हो घूमने के लिए, तो अभी हम आपको जेल तो नहीं करेंगे, क्योंकि जापान में दुकान से कोई छोटी भी चीज़ चुराते हो तो उसके लिए जेल होती है, बट आपको हम बस वार्निंग देंगे क्योंकि तुम इंडियन हो इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं, ऐसा मत करना भी। तो आप देख रहे हो जापान में, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट है यहाँ पर। तो जापान में अभी इंडियंस उतरे नहीं है, 40-50-60 हज़ार ही है, बट धीरे धीरे अभी ग्रो होते जा रहे हैं। जापान की नज़रों में इंडियंस बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो स्मार्ट समझते हैं उनको बहुत। तो ऐसी हरकतें अगर आप आके यहाँ पे करोगे, वो भी एज ए टूरिस्ट बोल के, तो जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, जैसे हमारे जैसे लोग, भाई तुम हमारा नाम खराब कर रहे हो। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को जापान में। आप तो 10 दिन आके निकल जा रहे हो भाई अपने वापस कंट्री में, बट तुम पूरा इंडिया का नाम खराब करके जा रहे हो। और मेन बात तो ये है कि जो भी आने वाले हैं जापान में ये साल या नेक्स्ट ईयर, जो प्लान कर रहे हैं आने के लिए, उनके लिए दिक्कतें पैदा कर रहे हो। क्योंकि होगा ऐसे ना, जब ये तो आपको छोटी छोटी चीज़ें लग रही है, बट ऐसी जब ज़्यादा होने लगती है ना, तो वो इमिग्रेशन की नज़र में आता है कि यार ये पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर कंट्री के लोग ऐसा कर रहे हैं। जैसे अभी शायद वियतनाम में, थाईलैंड का जो वीज़ा है वो अभी इंडियंस के लिए उन्होंने बंद कर दिया है। पहले फ्री हुआ करता था, अभी ऑन अराइवल में भी इंडिया का नाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसे वहाँ पे जाके काम कर दिए ना, उनको अभी पैसे पे करके उस कंट्री में जाके वीज़ा लेना पड़ रहा है। तो जापान में भी अगर आप आने वाले टाइम में, अगर 1 साल 2 साल में काफ़ी लोग और ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर कंट्री पे भी वो रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं वीज़ा के लिए। तो बस मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा आप जापान का कल्चर समझ लो, सिस्टम जान लो, यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे टिप नहीं आप दे सकते यहाँ पर, और भी बहुत से रूल्स है। आप एटलीस्ट ChatGPT को बोल दो कि भाई मैं जापान में 10 दिन के लिए घूमने जा रहा हूँ, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, बस उतना करो, अपना घूम फिर के फोटो वीडियो निकाल के आ जाओ। तो ये करोगे तो इंडिया का नाम यहाँ पे ठीक रहेगा। वरना आने वाले टाइम में तो अभी मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसा ना हो जाए कि मुझे कुछ उस टाइप की वीडियो बनाना पड़ जाए कि जो अभी US UK में भी इंडियन लोग कर रहे हैं, वैसा जापान में मैं नहीं चाहता कि हमारे इंडियंस के लिए हो। यहाँ पे जो रेपुटेशन बना हुआ है वो हमेशा बना रहे, बस मेरा यही रिक्वेस्ट है। तो जापान में जो घूमने के लिए आते हैं इंडियंस, ऑफकोर्स अभी जापान में टोक्यो में घूमने के लिए आ रहे हो, तो ऑफकोर्स आपके पास पैसे हैं, आप रिच हो तो ये आप घूमने के लिए आ रहे हो, ऐसे तो आप आ नहीं रहे हो। तो मैंने एक वीडियो और देखा था जिसमें एक फैमिली है, वो यहाँ पे घूमने के लिए आई है, एंड यहाँ की जो जिदो हम्बाई की होती है ना वहाँ पे, और जापान में ऐसा होता है ना कि आप टैप वाटर ज़्यादा पीते हैं यहाँ पे, और आप रेस्टोरेंट में भी जाओगे तो ज़्यादातर जगह पे पानी नहीं देते। और यहाँ पे जैसे वो शीतल पेय जल वल जो होता है वो यहाँ पे नहीं मिलता है। वेंडिंग मशीन्स होती है जहाँ पर आप सीधा पैसे डालो और खरीद सकते हो। और जो बॉटलें वगैरह होती है ना, वो 100 येन, मैक्सिमम 100 येन 150 येन की मिल जाती है आपको, यानी कि 50-60-70 रुपये
की पानी की बॉटल है। तो वीडियो में वो एक लेडी ने वीडियो बनाया कि वेंडिंग मशीन में पानी ख़रीदना पड़ रहा है, महंगा पानी है, तो मैं मेरा इंडियन दिमाग जुगाड़ यूज़ करके स्टारबक्स में जाके पानी लूँगी। तो वो स्टारबक्स में गए और वहाँ से उन्होंने स्टाफ को पानी का बॉटल दिया और वहाँ से पानी भरवा के लिया। अब ये आपको नॉर्मल लग सकता है, अगर आप इसको इंडियन पर्सपेक्टिव से देखो तो ये नॉर्मल चीज़ है। इंडिया में अगर आप किसी के घर पे भी चले जाओ, उसको बोले भाई मुझे पानी दे दो, तो पानी का बॉटल भर के दे देंगे, या फिर रेस्टोरेंट में चले जाओ दे देंगे आपको पानी, नॉर्मल है। बट जापान में ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ का कल्चर ही पूरा अलग है। आप यहाँ पे रेस्टोरेंट में जाके उनको ये नहीं बोल सकते लो मेरा पानी का बॉटल है ये भर के दे दो, भले आप वहाँ पे खाना खाने जा रहे हो, बट ऐसा नहीं चलता है यहाँ पे। स्टारबक्स में जाके, कोई कॉफ़ी शॉप में जाके आप उनको बोल रहे हो भाई मेरा पानी की बॉटल भर दो, नहीं होता है दोस्तों, नहीं होता है। आपको शौक लग सकता है यहाँ का। हम इंडियन लोग बहुत दिल के अच्छे होते हैं, जब जापानीज लोग भी अच्छे हैं दिल के, बट ये कल्चर है जापान का, आप ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं कर सकते। ये होगी एक बात। दूसरी और एक मैंने वीडियो देखी थी जहाँ पर फैमिली, इंडियन फैमिली घूमने के लिए आई है, उसमें जो ग्रुप थे लोग, वो किमोनो उन्होंने रेंट किया था और जो लोकेशन है वहाँ पर वो आधा घंटा लेट पहुँचे। अब जापान में टाइम के मामले में भी आपको पता ही है कितना स्ट्रिक्ट होता है। 5 बोले तो 5 ऐसा है, आप 5:15 में अगर पहुँच रहे हो या 5:30 को पहुँच रहे हो तो यू आर लेट। इंडिया में होता है 5 बोले तो 5:30 होता है, यहाँ पर वैसा नहीं है। तो वो आधा घंटा लेट गई, चलो लेट गई तो गई। उन्होंने वो स्टाफ को बोला कि तुम मेरा आधा घंटा एक्सटेंड करवा दो, तो उन्होंने बोला नहीं, अभी हमारा अगले भी क्लाइंट्स है, शॉप भी बंद होने वाली है, तो हम एक्सटेंड तो नहीं करवा सकते। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मेरे पैसे माइनस कर दो। अरे वो भी नहीं होता है यहाँ पे, आप खुद लेट आए हो, आप बोल रहे हो पैसे माइनस कर दो, तो वो भी नहीं हुआ। बहस करने लगे उनसे और उन्होंने पुलिस बुला दी कि भाई उनको समझ भी नहीं आ रहा था इनका क्या बोलना है, क्योंकि बार्गेनिंग कर रहे थे उनके साथ में। उन्होंने पुलिस बुलाई और फिर पुलिस ने उनको समझाया कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, तब जाके उन्होंने माना। तो ऐसा होता है, अगर आप जापान में घूमने के लिए आ रहे हो और आप कल्चर नहीं जान रहे हो जापान का और आप ऐसे चीज़ें कर बैठोगे तो आपके लिए पुलिस भी बुलाई जाएगी। अब ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना, हर वीक, हर महीने, हर साल, जब ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट ज़्यादा होने लगेंगे ना, तब जाके ये सब चीज़ें और ज़्यादा नोटिस में आएंगे। तो अभी तो चलो ठीक है ऐसी चीज़ें हो रही है, बट आई डोंट वांट कि ऐसा फ्रिक्वेंटली हो और ऐसा ज़्यादा न्यूज़ में आए। अभी देख रहे हो ये सब चीज़ें जो है ना, सब न्यूज़ में आ चुकी है, सोशल मीडिया पे आ चुकी है, और ये बहुत जल्दी, जापान छोटा कंट्री है तो ये बहुत जल्दी चीज़ें फेमस हो जाती है यहाँ पे। तो वो ये कि मत करो ऐसा आके, आप थोड़ा जान लो, वीडियोज़ वगैरह देख लो, आने से पहले थोड़ा कंट्री को जान लो, क्योंकि जापान बहुत अलग कंट्री है, बहुत अलग कंट्री है जापान, हर चीज़ में अलग है। तो आप भले यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हो, काम करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आ रहे हो यहाँ पे, तो भी आपको बहुत सी चीज़ें, यहाँ का सिस्टम, कल्चर वगैरह सब कुछ आपको जान के ही यहाँ पर आना है। अभी मैं आया हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हो, मैं पार्क में आया हूँ। एक ये है गिबली का म्यूज़ियम। मैं बचपन में बहुत मूवीज़ देखी गिबली के, जापान में आने के बाद भी बहुत देखी, बट मैं 10 साल में कभी म्यूज़ियम में नहीं आ पाया गिबली के, एक टाइम ही नहीं मिला। बट आज मैंने सोचा कि नहीं यार, जाते हैं म्यूज़ियम के अंदर, देखते हैं क्या है। अभी तो मैं पार्क में हूँ, बहुत बड़ा पार्क है ये, और मेरा जो एंट्री है वो 3 बजे से स्टार्ट होने वाला है, और मैं ऑलरेडी जल्दी आ गया, 2 बजे मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो टिकट वगैरह एडवांस बुकिंग करनी होती है यहाँ पे, क्योंकि बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, और आपको ऑलरेडी एडवांस बुकिंग लेनी होती है, लाइन होती है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने पॉलिसी चेक करी कि अंदर म्यूज़ियम के अंदर आप वीडियो शूट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका पॉलिसी ये है कि आप आओ, आपकी आंखों से देखो, एक्सपीरियंस करो, वीडियो में आप शूट मत करो। बाहर से हम ट्राई करेंगे जितना ले सकते हैं, अंदर से आई डोंट थिंक सो कुछ मैं ले पाऊँगा, बट एनीवे जितना पॉसिबल होता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। गर्मी इतनी दोस्तों यहाँ पे, अभी लाइक अराउंड 30-32 हो चुका है टेम्परेचर। आई नो इंडिया में ये 30-32 कुछ नहीं है, वहाँ पे तो आई थिंक 40+ हो चुका है। आपकी सिटी में अभी क्या टेम्परेचर चल रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बट ये भी जापान में 30-32 भी बहुत ज़्यादा लगता है। और मैंने ना अभी स्टोर से जापानीज़ बियर का, फुकुशिमा प्रीफेक्चर है ना, वहाँ का मैंने ये ड्रिंक लिया है। तो वो जो फ्रूट होता है ना उसका बना हुआ ये फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ मैं, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। थोड़ा मीठा है बट अच्छा है, क्योंकि जापान में जितने भी ड्रिंक्स वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर ओरिजिनल जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो यूज़ करते हैं।
तो दोस्तों अभी म्यूज़ियम से आ चुका हूँ मैं बाहर। अभी मैं टॉप फ्लोर पे उस म्यूज़ियम के। तो एक्चुअली म्यूज़ियम के अंदर वीडियो वगैरह निकालना अलाउ नहीं था, तो मैंने कैमरा वगैरह अंदर ही रखा था। वैसे मैं ले सकता था क्योंकि मेरे पास मेटा ग्लासेस थे, बट रूल है जापान में और वो आपको फॉलो करना होता है, जो कि मैंने फॉलो किए। हमने एक मूवी भी देखा गिबली का, आई थिंक 20-25 मिनट्स का मूवी था, बहुत ही बढ़िया था, पूरा जापानीज़ में था। और ये देखो उसका टिकट है, मूवी टिकट। इसके अंदर आप शायद देख पा रहे होगे, ये कौन सा कॉपी बोलते हैं उसको समझ में नहीं आ रहा, लाइक वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे। बट ये मूवी पहले हम बचपन में फ़ोटो निकालते थे, निगेटिव बोलते शायद इसको। तो पूरे निगेटिव ऐसे वो रील लगा के उन्होंने पूरा मूवी हमको दिखाया था। बहुत ही बढ़िया मूवी था। मेरे पीछे आप देखो, क्या ये बताना मुझे कमेंट करके जिन लोगों को पता है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, कैसल इन द स्काई। मैंने जापान में जब फर्स्ट टाइम आया था तब मैंने मूवी देखा था। इतना मैं इमोशनल हो गया था, इतना मैं सच में रोया था मूवी देखने के बाद में। बट मुझे तब पता नहीं था कि इसका जापान में म्यूज़ियम भी है। आज मुझे लाइक मैं लकी समझ रहा हूँ अपने आप को कि मुझे ये म्यूज़ियम में आने को मिला और ये कैरेक्टर मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये टॉप फ्लोर पे, तो यहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह निकाल सकते हो, बट म्यूज़ियम के अंदर अलाउ नहीं है। वाह, ये तो पूरा रियलिस्टिक लग रहा है, जो मूवी में देखा था ना एकदम वैसा कि वैसा ही है। तो अगर आप जापान में आओगे तो मैं बोलूँगा ज़रूर एक बार आप गिबली के म्यूज़ियम में ज़रूर आना। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है दोस्तों इस म्यूज़ियम के अंदर। इसलिए इन्होंने लाइक वीडियो अलाउ, लाइक फ़ोन अलाउ नहीं किया है, ताकि आप आके यहाँ पे एक्सपीरियंस करो, क्योंकि इनके इसमें लिखा भी है वेबसाइट पे कि आप खुद आके यहाँ पे एक्सपीरियंस करो। वीडियो में इतना वो आप ठीक से कैप्चर नहीं कर पाते हो, तो वो मैंने आज रियलाइज़ किया है। तो आप आओगे यहाँ पे तो रूल ज़रूर फॉलो करना। आप फ़ोन वगैरह वीडियो फ़ोटो म्यूज़ियम के अंदर मत लो, ऑफ कोर्स बाहर आप म्यूज़ियम के बाहर वगैरह ले सकते हो। तो म्यूज़ियम से आने के बाद में थोड़ा बहुत मैंने एडिटिंग का काम ख़त्म किया है और थोड़ा सो भी गया था, मैं नींद आ रही थी। और फिर मैं जिम जाके आया हूँ जस्ट, और अभी रात के 12:30 बज रहे हैं। खाना वाना खा के अभी मैं थोड़ा और एडिटिंग पार्ट बचा है वो ख़त्म करने वाला हूँ। बाय द वे न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है जापानीज़ लैंग्वेज का। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स DM आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे कि नया JLPT का बैच स्टार्ट कब होने वाला है। तो जून के 20 तारीख को JLPT N5 का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो आके बनो अकेडमी में, जिसमें मैं आपको करियर काउंसलिंग भी करूंगा। अगर आपका जापान में पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए जो भी आपका प्लान है वो भी आपको मैं करियर काउंसलिंग करूंगा। साथ ही में आपको जापानीज़ पढ़ाई जाएगी और भी जो जापान के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी सब आपको उस क्लास में दी जाएगी। कोर्स अराउंड 5 to 6 मंथ्स का रहने वाला है। तो जो लोग अभी दिसंबर की तैयारी करने वाले हैं JLPT का N5 का, उनके लिए ये बेस्ट अभी टाइम है पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वो फॉर्म फिल कर देना। मैं आपको नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा एडमिशन लेने का वो मैं आपको ईमेल कर दूंगा। तो बस थोड़ा एडिटिंग जो बचा है वो ख़त्म कर देता हूँ, फिर सोने के लिए जाना है। तो बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।